नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रथम अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में बताऊंगा। आप सभी महत्वपूर्ण बातों को अपनी कॉपीज़ में लिखिए और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आपको बाद में फिर देंगे। बच्चों, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व ये हमारा पहला अध्याय है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रबंध का अर्थ क्या है। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति समूह के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण ही प्रबंध कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक उपक्रम इसी की सफलता पर 100% निर्भर है। प्रबंध इतना महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों, इसकी परिभाषा अपन देखते हैं। प्रबंध की परिभाषा कई सारे विद्वानों ने दी है। मैं आपको कुट्स और डोनाल्ड की परिभाषा दे रहा हूँ। इनके अनुसार प्रबंध दूसरों से या दूसरों के माध्यम से कार्य कराने की क्रिया है। एक प्रबंधक वह होता है जो समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे प्रयासों को निर्देशित करता है। तो बच्चों, प्रबंध की परिभाषा आप किसी भी एक विद्वान की करिएगा, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि प्रबंध से क्या आशय है या प्रबंध की परिभाषा दीजिए, तो आपको परिभाषा देना होगी। अब बच्चों, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ प्रबंध की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, ये जो है हमारा पहला पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण क्रिया, यानी प्रबंध की प्रथम विशेषता है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी प्रबंध अपने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने संसाधनों, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित करता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास रहता है और समय सीमा में अपने उद्देश्य को प्राप्त भी करता है। उद्देश्य को प्राप्त करना, वो भी समय सीमा में, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी विशेषता है महत्वपूर्ण प्रक्रिया। बच्चों, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से न केवल नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन, विपणन आदि कार्य होते हैं, बल्कि पूरी 100% सफलता प्रबंध के कार्यों द्वारा ही संभव होती है। यह सफलता का आधार माना जाता है, इसलिए कहा जाता है प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बच्चों, प्रबंध की तीसरी विशेषता है सर्वव्यापी प्रक्रिया। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रों में या राजनीतिक क्षेत्र, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, यानी बच्चों के परिवार में भी प्रबंध उपयोग में लाया जाता है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो संपूर्ण विश्व में सभी क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। अगली विशेषता बच्चों, सामूहिक प्रयत्न पर बल। प्रबंध के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, सामूहिक प्रयत्नों के माध्यम से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा जाता है और सामूहिक प्रयत्न यानी ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बच्चों, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। प्रबंध केवल
व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है, बल्कि प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया भी है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रबंध द्वारा की जाती है। इसमें यह कोशिश की जाती है कि गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं न्यूनतम दरों पर समाज में निरंतर पूर्ति की जा सके और हानिकारक वस्तुओं से समाज को बचाया जाए। तो इस प्रकार बच्चों, ये है प्रबंध की विशेषताएं जो अपन ने समझी। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं बताइए, या प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं बताइए। बच्चों, जो 3 नंबर का प्रश्न आता है, या 2 नंबर का प्रश्न आता है, या 4 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें शब्द सीमा का महत्व होता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो हम 30 शब्दों में उत्तर देना उचित समझते हैं। ऐसे 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें शब्द सीमा लगभग 75 शब्दों की होती है, और जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं उसमें 120 शब्दों की समय शब्द सीमा को लिया जाता है। तो आप इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एक सोचने और प्रायोगिक रूप से करने में काफ़ी अंतर है। तो आप ऐसा जरूर परीक्षा के पूर्व करके देखिएगा, जिससे कि आप संपूर्ण प्रश्न पत्र समय सीमा में पूर्ण कर सकें। तो चलिए बच्चों, अपन आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के उद्देश्य। व्यावसायिक उपक्रमों में प्रबंध क्यों उपयोग में लाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, हम ये समझेंगे। यह उद्देश्य 3 वर्गों में बांटे गए हैं। हम इन तीनों को आज समझेंगे। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। देखिए बच्चों, मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो धन अर्जित करने के उद्देश्य की जाती है, और प्रत्येक व्यवसाय इसी कार्य में अग्रसर होता है। उसका प्रथम उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो प्रबंध का प्रथम उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य या आर्थिक उद्देश्य। इसके अंतर्गत प्रबंध अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना चाहता है, और इसी के लिए वह प्रयासरत रहता है। सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के हम अरेंजमेंट करते हैं कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो यह प्रथम उद्देश्य है व्यवसाय का। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। बच्चों, प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नियमित रूप से कराना, वो भी न्यूनतम लागत पर। वहीं दूसरी ओर हानिकारक वस्तुओं से समाज को बचाना। एक आदर्श प्रबंध सदैव इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि न्यूनतम दरों पर उत्तम गुणवत्तापूर्वक वस्तुएं नियमित रूप से समाज को उपलब्ध करा सके, जिससे समाज की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हों। यह है व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य। आगे चलते हैं बच्चों, कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। प्रबंध की सफलता का आधार केवल और केवल कर्मचारी गण ही होते हैं। उन्हीं की सहायता से, उनको साथ में लेकर प्रबंध अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। तो प्रबंध का भी एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह कर्मचारी गणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। कर्मचारी गण के जो मूलभूत आवश्यकता हैं उसको पूर्ण करना, उनकी मांगों पर ध्यान देना, उनके प्रशिक्षण पर विशेष बल देना, ये अत्यंत आवश्यक है। यदि कर्मचारी संतुष्ट होकर नियमित रूप से कार्य करेंगे तो शर्त यह है कि हमारा लक्ष्य समय सीमा में प्राप्त होगा। और यदि इसका अपन दूसरा छोर देखते हैं कि हम कर्मचारियों के तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनकी आवश्यकताओं को हम इग्नोर करते हैं, तो मनमुटाव, मतभेद, हड़ताल, तालाबंदी, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
हमारे अच्छे कर्मचारी हमारी संस्था को छोड़कर अन्य संस्थाओं में चले जाएंगे, तो ऐसा ना हो। तो प्रबंध का ये उद्देश्य होता है कि कर्मचारी गणों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, उनकी आवश्यकताओं को समय पर यथावत पूर्ण किया जाए। तो बच्चों, ये 3 उद्देश्य हैं प्रबंध के। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा कर्मचारी गण उद्देश्य। आगे चलते हैं बच्चों हम, और अब देखेंगे प्रबंध का महत्व। बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रबंध का महत्व। प्रबंध एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। प्रबंध के महत्व को देखते हुए ही विश्व के सभी क्षेत्रों में प्रबंध उपयोग में लाया जाता है। आइए अपन विस्तार समझते हैं प्रबंध का महत्व। बच्चों, पहला महत्व अपन समझ रहे हैं औद्योगिक जटिलताओं का निराकरण। प्रबंध के क्षेत्र में अगर हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रबंध के महत्व की। मैंने आपको अभी कुछ देर पूर्व ही बताया, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम विस्तार समझते हैं प्रबंध का महत्व। बच्चों, पहला बिंदु है औद्योगिक जटिलताओं का निराकरण। औद्योगिक क्षेत्र में समय समय पर कई सारी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का समाधान प्रबंध समय सीमा में हल करता है। श्रम की समस्या हो, ऊर्जा की समस्या हो, कच्चे माल की समस्या हो, तकनीकी समस्या हो, इस प्रकार की जो समस्याएं उद्योग जगत में आती हैं, इन औद्योगिक जटिलताओं का निराकरण प्रबंध के अधिकारी गण समय सीमा में हल करते हैं। कुशलतम प्रबंध का ये लक्षण है कि औद्योगिक जटिलता अगर सामने आई, उसका समाधान भी तुरंत होता है, जिससे बिना किसी रुकावट के निरंतर उत्पादन संभव हो पाता है। दूसरा है संसाधनों का समुचित प्रयोग। विद्यार्थियों, प्रत्येक उपक्रम में संसाधन सीमित होते हैं, तो यह अत्यधिक आवश्यक है कि संसाधनों का आदर्श उपयोग हो, कोई भी संसाधन व्यर्थ ना जाए। हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम समय, माल, श्रमिक, टेक्नोलॉजी, उपकरण, इस प्रकार जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, इसका हम अधिक से अधिक आदर्श उपयोग कर सकें। इनका हम विदोहन आदर्श तरीके से करते हैं तो न्यूनतम लागत पर अत्यधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, आदर्श उत्पादन संभव हो पाता है। तो प्रबंध इस बात के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, गंभीरतापूर्वक, कि संसाधनों का उचित प्रयोग हो, कोई भी संसाधन व्यर्थ ना जाए। अगला है समन्वय की स्थापना। एक उपक्रम में कई सारे विभाग होते हैं बच्चों, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, प्रशासन विभाग आदि आदि। इन सभी विभागों के मध्य उचित तालमेल होना अत्यधिक आवश्यक है। इन विभागों के मध्य ही नहीं, बल्कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये मधुर संबंध, ये आदर्श समन्वय प्रबंध द्वारा स्थापित की जाता है, जिससे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के, मनमुटाव के कार्य निरंतर जारी रहे और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति समय पर कर सकें। प्रबंध न केवल आंतरिक पक्ष बल्कि बाहरी पक्षों के साथ भी समन्वय बनाए रखता है
और इसके लिए सदैव प्रयासरत रहता है। तो बच्चों, आप भी समझ रहे होंगे कि समन्वय, तालमेल सभी अधिकारियों के बीच, सभी कर्मचारियों के बीच, सभी विभागों के बीच कितना आवश्यक है। अगला है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध जो कुछ भी कर रहा है उसका सीधा संबंध लक्ष्य प्राप्त करना है। निर्धारित समय सीमा में प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव अग्रसर रहता है और इसमें प्रबंध की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समय है उसके अंदर ही लक्ष्य की प्राप्ति होना अनिवार्यता पूर्वक एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य माना जाता है और प्रबंध इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। तो प्रबंध निर्धारित समय सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है और प्रबंध की बदौलत ही हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अगला है कुशलता में वृद्धि। प्रबंध बच्चों कुशलता में वृद्धि करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहता है। जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो निरंतर सुधरे, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण, व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि निरंतर कराया जाता है, वो भी विशेषज्ञों के माध्यम से। यदि हमारे कर्मचारी कुशल हैं तो स्वाभाविक है परिणाम शानदार होंगे। तो प्रबंध अपने कर्मचारियों, अधिकारियों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए भरपूर प्रयास करता है, आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। इसका फायदा क्या मिलता है कि जब कुशलतापूर्वक कार्य होगा तो न्यूनतम लागत पर पूर्ण नियंत्रण के साथ अधिकतम उत्पादन संभव होगा। इसीलिए कुशलता में वृद्धि निरंतर किया जाना आवश्यक माना जाता है। तो बच्चों, ये था प्रबंध का महत्व। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है 4 नंबर का भी कि प्रबंध का महत्व बताइए। आपको भी 4 बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आएंगे। आगे चलते हैं बच्चों हम, और अब देखेंगे प्रबंध के स्तर। बच्चों, प्रबंध के समस्त आधिकारिक गणों को उनके कार्य स्तर के आधार पर अलग अलग स्तर में बांटा गया है। प्रबंध के स्तर को कार्य स्तर के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। बच्चों, जो प्रबंध के स्तर हैं ये 3 वर्ग हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो उच्च स्तरीय प्रबंध है इसको शीर्ष स्तरीय प्रबंध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम रहते हैं संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रबंध संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य प्रबंधक यानी चीफ मैनेजर। यह कहलाता है शीर्ष प्रबंध। इसी प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध दूसरा हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम लेते हैं प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, और अंतिम स्तर है पर्यवेक्षकीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध। इसके अंतर्गत हम लेते हैं अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन। हम इस स्लाइड पर भी प्रबंध के स्तर का वर्गीकरण एक बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। बच्चों देखिए, मैंने इसको इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, जैसे पर्यवेक्षक प्रबंध के किस स्तर में शामिल होता है, पर्यवेक्षक प्रबंध के किस स्तर में आता है।
या चेयरमैन प्रबंध के किस स्तर में आता है, तो आपको उत्तर देना है। तो जैसे पर्यवेक्षक आपके सामने आप देख रहे हैं कि निम्न स्तरीय प्रबंधक में आता है और चेयरमैन उच्च स्तरीय प्रबंध में। तो आपको ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पद किस स्तर में आता है। इसलिए इस टेबल को आप देखिए, समझिए, है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले शीर्ष स्तरीय प्रबंध क्या है और इनके क्या कार्य होते हैं। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उच्च स्तरीय प्रबंध है, इसका क्या अर्थ है। बच्चों, प्रबंध का जो सबसे हाई लेवल स्तर है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी शीर्ष स्तरीय प्रबंध। यह प्रबंध पूरे उपक्रम के प्रबंध, संचालन, नीति निर्माण और आधारभूत निर्णय के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह वह प्रबंध है जो नीति का निर्माण करता है, आधारभूत निर्णय लेता है। आइए अपन देखते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य बताइए। तो पहला है बच्चों, उद्देश्यों का निर्धारण। उच्च स्तरीय प्रबंध अपने संसाधन, अपनी जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखकर उपक्रम का वार्षिक लक्ष्य, उद्देश्य का निर्धारण करता है, जिससे कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अधिकारी और कर्मचारीगण प्रयासरत रहे। उद्देश्यों का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें गत वर्ष के आंकड़े, अनुभव आदि के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। दूसरा है योजनाओं और परिणामों की समीक्षा करना। बच्चों, जो योजना विभाग है वो आवश्यकतानुसार योजनाओं का निर्माण करता है। जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध है वो इन योजनाओं की समीक्षा करता है और यदि आवश्यकता हो तो उस योजनाओं में कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसका संशोधन शीर्ष स्तरीय प्रबंध करता है। इसी प्रकार बच्चों, जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स, इसका एनालिसिस, इसकी समीक्षा यह निरंतर की जाना आवश्यक है। और शीर्ष स्तरीय प्रबंध हमारे परिणामों की समीक्षा लगातार करता है, जिससे कि आवश्यक सुधार निरंतर किया जा सके। तीसरा कार्य है बच्चों, शीर्ष स्तरीय प्रबंध का बजट का अनुमोदन करना। बच्चों, जो बजट है ये नियोजन का एक अंग है। नियोजन विभाग बजट तैयार करता है और तैयार करके शीर्ष स्तरीय प्रबंध को उपलब्ध कराता है। शीर्ष स्तरीय प्रबंध इसकी समीक्षा करता है और सब कुछ ठीक होने पर इसका अनुमोदन भी कर देता है। तो बजट का अनुमोदन शीर्ष स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। बच्चों, जो चौथा कार्य है वो है दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना। व्यवसाय अल्पकालीन नहीं होता, बल्कि व्यवसाय दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक निरंतर चलने वाला होता है। तो शीर्ष स्तरीय प्रबंध इस प्रकार का प्रयास करता है कि प्रबंध इस प्रकार का प्रयास करे कि हमारा व्यवसाय दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक चले और दिन रात प्रगति करे, उसमें उन्नति हो। और अंतिम कार्य है बच्चों, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। बच्चों, सरकार नए नए आदेश
समय समय पर प्रसारित करते हैं। बाजार में समय समय पर नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमारे उपक्रम में भी नई नई परिस्थितियां सामने आती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मामले जो हमारे व्यवसाय से संबंधित हैं, ये शीर्ष प्रबंध द्वारा इन पर विचार विमर्श किया जाता है और इसके लिए आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते हैं जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किए जाते हैं। तो ये है बच्चों उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य। अब अपन आगे चलेंगे और समझेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके जो बीच का स्तर है वो कहलाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंध। ये जो प्रबंध है वो प्रबंध का वह स्तर होता है जो उच्च स्तरीय प्रबंध के निर्देशों आदेशों का न केवल पालन करता है बल्कि उन आदेशों और निर्देशों को निम्न स्तरीय प्रबंध तक भी पहुंचाना इनका कार्य होता है। ये प्रबंध जो नीति निर्धारित की जाती है उसका पालन कराती है। यह प्रबंध की एक आवश्यक कड़ी है और उपक्रम की सफलता में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अपन देखते हैं फिर से एक बार कि मध्य स्तरीय प्रबंध में किन किन अधिकारियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें बच्चों पहला है प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकता है। अब हम देखेंगे कि मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या है। पहला कार्य है प्रभावी संप्रेषण। जो उच्च स्तरीय प्रबंध सूचनाएं, आदेश, निर्देश निकालता है उसको एक उचित तरीके से निम्न स्तरीय प्रबंध और कर्मचारियों, अधिकारियों तक पहुंचाना, संप्रेषण करना, इसकी व्यवस्था मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाती है। इसके लिए जिम्मेदार है मध्य स्तरीय प्रबंध कि उपक्रम में एक प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था निरंतर चलती रहे। बच्चों दूसरा कार्य है मध्य स्तरीय प्रबंध का समन्वय एवं सामंजस्य। समन्वय सभी विभागों और अधिकारियों के मध्य निरंतर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि सभी विभागों के मध्य मधुर संबंध हो, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल हो। इसी प्रकार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में भी मधुर संबंध, तालमेल हो, उनके बीच में मनमुटाव ना हो। अगर कोई मतभेद है तो तुरंत दूर किया जाए, तभी होता है एक आदर्श समन्वय। और मध्य स्तरीय प्रबंध इसके लिए आवश्यक प्रबंध करता है जिससे कि सभी क्षेत्रों में समन्वय, सामंजस्य बना रहे। तीसरा कार्य है योजनाओं की व्याख्या करना। जो योजनाएं शीर्ष प्रबंध द्वारा अनुमोदित की गई हैं उसकी विस्तार से व्याख्या मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा की जाती है जिससे कि किसी प्रकार का भ्रम अधीनस्थों में ना हो। एक एक पहलू पर विस्तार से समझाया जाता है, व्याख्या की जाती है जिससे कि योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके, योजनाओं को हम सफलतापूर्वक लगा सकें। इसके अलावा जो अंतिम कार्य है वो है कि दैनिक कार्यों की, दैनिक क्रियाकलापों की पूरी जानकारी रखना। तो बच्चों मध्य स्तरीय प्रबंध इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि दिन प्रतिदिन जो क्रियाकलाप, कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी विधिवत रूप से रखी जाए और उसका
संपूर्ण ब्यौरा हम टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, मुख्य अधिकारियों तक समय पर पहुंचाएं, जिससे आवश्यक निर्णय भविष्य के लिए लिए जा सके। तो बच्चों, ये है मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य। और अब हम देखेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध। तो बच्चों, निम्न स्तरीय प्रबंध को पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध, इसको पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। बच्चों, निम्न स्तरीय प्रबंध में अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फॉरमैन को शामिल किया जाता है। यह प्रबंध समस्त कर्मचारियों से संबंधित होता है, यानी जो निचले स्तर का प्रबंध होता है वो सीधे कर्मचारियों, श्रमिकों आदि पर अपना ध्यान अर्जित करता है। आइए हम पर्यवेक्षकीय प्रबंध के कार्य देखते हैं। बच्चों, निम्न स्तरीय प्रबंध सर्वप्रथम दैनिक उप योजना तैयार करता है, जिससे कि दैनंदिनी उत्पादन संभव हो सके। प्रतिदिन किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाना है, इसका निर्धारण निम्न स्तरीय प्रबंध करता है। निम्न स्तरीय प्रबंध का दूसरा कार्य है कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें कार्य सौंपना। बच्चों, वर्क अलॉटमेंट कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें निम्न स्तरीय प्रबंध ध्यान रखता है कि कर्मचारी किस कार्य का विशेषज्ञ है, उसके किस कार्य में रुचि है, उसका किस कार्य में अनुभव है। इन तीनों को ध्यान में रखकर निम्न स्तरीय प्रबंध समस्त कर्मचारियों को कार्य आवंटित करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, समस्त कर्मचारियों पर निरंतर निगरानी रखना। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। कर्मचारी निरंतर कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, इस बात की निगरानी करना निम्न स्तरीय प्रबंधकों का कार्य है। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर यह कार्य भली भांति समय पर निरंतर पूर्ण करते हैं। बच्चों, अगला कार्य है प्रति घंटा कितना उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी तैयार करके ऊपर पहुंचाना मध्य स्तरीय प्रबंध को, और वो पहुंचा सके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। तो हमारे पर आवर प्रति घंटा कितना उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी तैयार करके निम्न स्तरीय प्रबंध भेजता है। यदि इनमें कुछ कमी है, कार्य जितना 1 घंटे में होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो निम्न स्तरीय प्रबंध इसके लिए आवश्यक निर्देश देता है और व्यवस्थाएं करता है कि अगले आने वाले समय में ऐसी त्रुटि दोबारा ना हो। तो ये है बच्चों पर्यवेक्षकीय प्रबंध यानी निम्न स्तरीय प्रबंधकों के कार्य। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि निम्न स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य बताइए अथवा निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य बताइए। चलिए बच्चों, पर आगे चलेंगे और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन समझने जा रहे हैं, वो है प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, वैसे तो प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है मुख्य कार्य और एक है सहायक कार्य। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल मुख्य कार्य है, तो हम आज केवल मुख्य कार्य ही समझेंगे। बच्चों, प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, प्लानिंग। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है, जैसे एक रिक्त स्थान आया कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है। प्रबंध का प्रथम कार्य ... है, तो आपको उत्तर देना है प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है। तो हम इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, और बच्चों परीक्षा में आप जानते हैं
32 नंबर के यानी 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो बहुत बड़ा एक स्कोर करता है। तो बच्चों अपन आते हैं प्रबंध के कार्य पे। तो प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन। तो बच्चों कब, क्या, कैसे और कहाँ किया जाना है, इसका निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। और प्रबंध विशेषज्ञों के माध्यम से नियोजन तैयार करता है। दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों नियोजन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो कुल कितने कर्मचारी और अधिकारियों की आवश्यकता है, उनके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, इस बात का निर्धारण करना संगठन कहलाता है, जिससे कि कुशलतापूर्वक व्यवस्थित तरीके से कार्य आवंटित किए जा सके। तो संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है बच्चों नियुक्तिकरण। विभाग में रिक्त पड़े हुए पदों के लिए भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। हमारी संस्था में जितने रिक्त पद हैं उसके लिए सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो रिक्त पदों के लिए आवेदन दें। इसके बाद होता है चयन। आए हुए आवेदन पत्रों में से आदर्श उम्मीदवारों को चुनना, फाइनलाइज करना चयन कहलाता है। इन चयन किए हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उनका व्यक्तित्व विकास करना, उनके वेतन का निर्धारण करना, यह नियुक्तिकरण के अंतर्गत आता है। यह प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा है बच्चों कार्य निर्देशन। बच्चों निर्देशन यानी डायरेक्शन। अधीनस्थों को सही कार्य करने का तरीका बताना, उनको सही कार्य करने का मार्गदर्शन देना प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को समय समय पर कार्य करने का सही तरीका बताते हैं। यदि उसके द्वारा कार्य करने में किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है, उसको सही तरीके से करने का तरीका बताया जाता है। जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको अभिप्रेरणा दी जाती है, जो कि एक अनिवार्य अंग है। निर्देशन के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। अतः निर्देशन की निरंतर समुचित व्यवस्था करना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा कार्य है बच्चों नियंत्रण यानी कंट्रोल। प्रबंध आदर्श प्रमाप तैयार कर वास्तविक उत्पाद की तुलना करता है, यानी उत्पादन से पहले आदर्श प्रमाप तैयार किए जाते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल, और फिर वैसा ही उत्पादन करने को कर्मचारियों को कहा जाता है। कर्मचारी उसी के अनुसार माल तैयार करते हैं। नियंत्रण समिति आदर्श प्रमाप के आधार पर वास्तविक उत्पाद का तुलनात्मक अध्ययन करता है, और यदि इसके बीच में विचलन आता है, अंतर आता है, तो उसको दूर करने का प्रयास नियंत्रण करता है। नियंत्रण समिति कर्मचारियों के अनुशासन पर भी नियंत्रण बनाकर रखती है, जिससे कि संस्था में व्यवस्थित अनुशासन बना रहे। तो बच्चों ये है प्रबंध के कार्य। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि प्रबंध के मुख्य कार्य बताइए। बच्चों इस अध्याय में अब हम समझने जा रहे हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। बच्चों समन्वय विभिन्न साधनों और उनके कार्यों को एक सूत्र में बांधने और लयबद्ध करने की कला है। सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय अति आवश्यक है। सभी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच समन्वय होना अत्यधिक आवश्यक है।
आइए अपन देखते हैं समन्वय की परिभाषा। समन्वय की परिभाषा पुस्तक में कई सारे विद्वानों की दी हुई है। उसमें से एक परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मैकफॉर्लैंड के द्वारा दी गई परिभाषा है। समन्वय यह प्रक्रिया है जिसमें एक अधिकारी अधीनस्थों के बीच सामूहिक प्रयत्नों का व्यवस्थित आवंटन सुनिश्चित करता है तथा समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य की एकता को सुरक्षित रखता है। तो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि यही परिभाषा अपन को याद करनी है। हम इसके अलावा भी जो परिभाषाएं पुस्तक में दी हैं, इनमें से कोई भी एक आदर्श परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं और देखते हैं समन्वय की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, पहला है, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। बिना समन्वय के सफलता प्राप्त करना एक असंभव क्रिया होगी। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा है निरंतर प्रक्रिया। बच्चों, समन्वय एक समय विशेष पर की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि एक समय विशेष पर की जाने वाली क्रिया। आगे चलते हैं, सामूहिक प्रयत्न। समन्वय सामूहिक प्रयत्नों पर बल देता है, ना कि व्यक्तिगत। समन्वय सदैव इस बात पर बल देता है कि सामूहिक रूप से यूनाइटेड होकर समूह के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। व्यक्तिगत प्रयत्नों को ये बल नहीं देता। समन्वय सदैव सामूहिक प्रयत्नों पर ही प्रयास करता है। अगला है संयुक्त कार्य तथा प्रयत्नों की एकता। समन्वय के अंतर्गत संयुक्त कार्य और प्रयत्नों की एकता लाने का प्रयास किया जाता है। जो संयुक्त कार्य है, अलग अलग विभाग, उनके बीच में और एक विभाग के अंदर ही जो अलग अलग कर्मचारी प्रयत्न कर रहे हैं, उनके बीच में एकता लाना, एकता बनाए रखना, यह निर्देशन के द्वारा ही संभव हो पाता है। लक्ष्य की प्राप्ति। उपक्रम का लक्ष्य निर्धारित समय में हम हासिल कर सकें, उसकी पूर्ति समय सीमा में हो, इसके लिए समन्वय निरंतर प्रयासरत रहता है और उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह बच्चों समन्वय की विशेषताएं, और अंत में अपन देखेंगे समन्वय का महत्व। तो बच्चों, समन्वय की विशेषताएं बताइए या समन्वय की दो विशेषताएं बताइए, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से समन्वय का महत्व अब हम समझेंगे। समन्वय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आइए अपन इसका महत्व समझते हैं। पहला महत्व है उचित संचालन। बच्चों, व्यवसाय में विभिन्न गतिविधियां उचित रूप से संचालित हो, यह अत्यधिक आवश्यक है। विवाद, मतभेद ना हो, इसकी आशंका तो बनी रहती है, लेकिन समन्वय विभाग ऐसी आशंकाओं को तुरंत नियंत्रण में लाता है और उनका उचित संचालन करता है, जिससे कि समय सीमा में कार्य हो सके। दूसरा है संसाधनों का समुचित प्रयोग। एक उपक्रम में संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, इनका समुचित और आदर्श उपयोग हो। समन्वय इसके लिए सदैव प्रयासरत रहता है, जिससे कि संसाधनों का समुचित विदोहन हो सके, कोई भी संसाधन व्यर्थ ना जाए। स्क्रैप यानी अपशिष्ट कम से कम हो। माल तैयार करते समय, काटते समय अपशिष्ट निकलता है, तो इस प्रकार की विधियां निकाली जाती हैं
जिससे कि अपशिष्ट स्क्रैप ना हो। श्रमिक यंत्र, टेक्नोलॉजी, उपकरण आदि हम निरंतर उपयोग में लाए, कोई भी व्यर्थ ना रहे, अर्थात सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग हो, इसकी व्यवस्था समन्वय द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत या विभागीय जो प्रयास होते हैं उनको एकीकृत करना अत्यधिक आवश्यक है। विशेषज्ञों की मदद से व्यक्तियों और विभागों के प्रयासों को एकीकृत किया जाता है और सामंजस्य अनुरूपता के आधार पर हम इन क्रियाओं को एकीकृत करते हैं, जिससे कि हमारा लक्ष्य समय पर पूर्ण हो। चौथा महत्व है समन्वय का मधुर संबंधों की स्थापना। विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों में मधुर संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे, तनाव, विवाद, मतभेद न हो, इसका प्रयास समन्वय द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो मुख्य कार्य है उत्पादन, निरंतर कार्य वो हो, हड़ताल, तालाबंदी जैसी समस्याएं उपक्रम में न आए, इसके लिए समन्वय विभाग सदैव प्रयासरत रहता है। अगला है विशिष्टीकरण। बच्चों, आधुनिक संगठनों में विशिष्टीकरण अत्यधिक आवश्यक है। विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन यदि हम उपयोग में लाते हैं तो सफलता 100% संभव होती है और ये समन्वय द्वारा संभव हो पाता है। तो बच्चों, ये है प्रबंध का ये समन्वय जो कार्य है इसका क्या महत्व है, ये मैंने आपको बताया। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि समन्वय क्या है, महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो आप शब्द सीमानुसार उत्तर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है, संदेह है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।